हेलो एवरीवन। तो आज हम इसका जो सैम्पल पेपर बेसिक सैम्पल पेपर है मैथ्स का 2021 का वो आज डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला 11 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप होती है वो किसके बीच में होती है? एन एम्पिरिकल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और ये रिलेशनशिप कौन सी होती है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC internally in the ratio of 3:5, we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray X? Suppose यहाँ पे क्या बताया गया है कि लाइन सेगमेंट BC is internally divide a ratio of 3:5. Suppose आंसर नंबर 12, ये B एंड पॉइंट C, ठीक है, ये हमारा BC लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये इंटरनली डिवाइड एज पॉइंट BX, ये क्या कर रहा है? BX पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये X है। अब ये जो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है? एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है ना। यहाँ पे लिखा भी है एंगल CBX। CBX इज एन एक्यूट एंगल। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड इन इक्वल डिस्टेंस ऑन रे एक BX। इस BX में कितने पॉइंट लोकेट होंगे? हमें पता है हमें कितने पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है? 3:5 के रेशो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा M1 क्या हो जाएगा? M1 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू क्या है? 5 हो जाएगा। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट कितने पॉइंट्स में डिवाइड करेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें M1 प्लस M2 करना पड़ेगा। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या होगा? M1 कितना है? 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू क्या होगा? 8। तो कितने पॉइंट्स में डिवाइड करेगा? 8 पॉइंट्स लोकेटेड होगा। BX पे कितने पॉइंट्स लोकेट हो गए? 8 पॉइंट विल बी लोकेटेड ऑन BX। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस PY प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब भी हमारा A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू, पहले आंसर नंबर 13 लिख लेते हैं। जब भी हमारा A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमारा A1 क्या है? यहाँ पे A1 क्या है? 4, यहाँ पे दिख रहा है 4 है। A2 क्या है? 2, तो A1 बाई A2 क्या होगा? 4/2। ठीक, और फिर ये क्या है? B1 कितना है? P। B2 कितना है? 2 इज नॉट इक्वल टू B1 कितना है? P एंड ये 2। जब इसके लिए अब कौन सी वैल्यू के लिए ये नॉट इक्वल टू होगा? ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? P इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये 2 विल बी कैंसल। ठीक है, P इज नॉट इक्वल्स टू, अब हम इसको इक्वेशन ट्रांसलेट कर लिया, तो P की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। तो P की वैल्यू 4 के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अदर कोई भी नंबर के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, बट P की वैल्यू 4 के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यही तो पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूछा गया है। और का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो और का क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y एंड 4y प्लस
6y इज इक्वल टू 7। इन इक्वेशंस के लिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके कौन से वैल्यू के लिए कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे? ये पैरेलल लाइन हो सकते हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम a1 बाई a2 डिस्कस कर लेते हैं। a1 बाई a2, तो a1 की वैल्यू क्या है? a1 क्या है हमारा 2 एंड a2 क्या है 4। 2/4 इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा ना। b1 बाई b2 कितना होगा? इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड b2 की 6। 3/6 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक, फिर c1 बाई c2 कितना होगा? c1 बाई c2 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 और यहाँ पे कितनी है 7। 5/7। अब इन सबकी वैल्यूज में अगर इसको हम फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे ये 2/4 को, तो कितना रह जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1/2। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है ना। b1 बाई b2 की वैल्यू भी 1/2 आई है, a1 बाई a2 की वैल्यू भी 1/2 आई है, और c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू 5/7 आया है, जो कि इन दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये इक्वेशन कौन सा फॉर्म हो रहा है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये कंडीशन होती है, जब ये लाइन की अगर ये कंडीशन होगी, तो कौन सी लाइन फॉर्म होगी? द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल लाइन। तो ये क्या है? सपोज ये यहाँ पे एक लाइन जा रही है, यहाँ पे एक लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। और दोनों लाइन क्या हो गए? एक दूसरे को पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, और भी कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग होता है ना, ऐसे इंटरसेक्टिंग करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और दूसरा को होता है कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, लाइक इसके ऊपर ही दूसरा लाइन गुजरता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती है, उसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और ये लाइन रेज के और लाइन के ये तीन ही कंडीशन होते हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती। 40 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कितने रेड बॉल्स है? रेड बॉल्स की क्वांटिटी कितनी है? कौन सा 14 का आंसर है ये? आंसर नंबर 14 हमारा कितना है? रेड बॉल कितने हैं हमारे बैग में? 3 बॉल्स है। ठीक है, एंड ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5 है। देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8 बॉल्स हो जाएंगे। ठीक, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू कितना होगा? इसके फॉर्मूला क्या है? गेटिंग रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इज इक्वल टू क्या है? 3 डिवाइडेड बाय, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है कि नहीं? हमारा गेटिंग रेड बॉल कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? 8 है, तो यही होगा आंसर। ठीक है, अब 14 का और का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। और डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स? हमें क्या है? एक डाई है, डाई को एक बार ही थ्रोन किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर्स की। तो हमें पता है डाइज में कितने नंबर्स होते हैं, और का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का ही और का क्वेश्चन है। तो हमारे डाइज कंटेन लिख लेते हैं आंसर। और डाइज कंटेन 6 नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हो? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 एंड 5। ठीक है, प्राइम नंबर्स 3 हुए, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब
हमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, गेटिंग प्राइम नंबर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, गेटिंग प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय, गेटिंग प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्यूब। क्यूब में कितने टोटल नंबर्स है उसका, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। एंड गेटिंग प्राइम नंबर 3 है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 3/6। इसी को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2। सो प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर 14 का दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सपोज 15, आंसर ऑफ 15 लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टावर स्टैंड वर्टिकली, ये एक टावर है, ठीक है। इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी। ये हमारा टावर है, दिख रहा है, हाँ ये हमारा टावर है जो कि हमने इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक। फिर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। यहाँ पे क्या है, ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, ये जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सी पॉइंट दे देती हूँ। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, ए एंड बी निकालनी है, ठीक है। इसके हम एक्स दे देते हैं, ठीक। तो हमारा गिवन क्या है, बेस दिया गया है और एक एंगल गिवन है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, दैट मीन्स ए बी की निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ 60 डिग्री। अब ए बी हमें गिवन नहीं है, ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें। ए बी डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू गिवन है, बी सी कितनी है, 15 मीटर है, इज इक्वल टू tan ऑफ 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, ठीक है। देन देखो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 15 को ट्रांसलेट कर लेते हैं उस तरफ, तो क्या होगा, 15 √3। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। यूनिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है मैथ्स में। देन हमें अब 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई बार इज कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 होता है, जैसे कि हमने ई और ई बार दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है। सो हमारा पार्ट ए का फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। अब ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 के वीडियो में अपलोड कर रखा है। देन पार्ट 2 के वीडियो में मैंने बाकी के 6 क्वेश्चन करे हैं और आगे के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो देखा जाए तो ये 17 क्वेश्चन है, लेकिन सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल टूक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट। ये जो फिगर है ये किसका है, रेड फोर्ट का है। जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा ही होगा। इट वॉज द पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। शी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट to the students. Then the teacher said, in this moment one can find combination of solid figure. There are two pillars, pillar 1 and pillar 2, which are cylindrical in shape. Also 2 domes at the corners in which are hemispherical. ठीक है, यहाँ पे 2 domes है जो कि hemispherical है, ठीक है। 7 smaller domes at the center. 7 डोम्स है, स्मॉल डोम्स है जो कि सेंटर में 2 पिलर्स के सेंटर में है।
फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दिस डोम्स। ठीक है, तो ये हमारा बताया गया है कि ये सिर्फ इस लाल रेड फोर्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 7 स्मॉल डोम्स है इन बिटवीन 2 पिलर्स। ठीक है, और 2 बिग डोम्स है जिससे हेमिस्फेरिकल शेप में बने हुए हैं। तो उससे बेसिस हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बता 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सैंपल पेपर का पैटर्न है। ठीक है, मैं आपको 5 के 5 सवाल सॉल्व करके बताऊंगी। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स इच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। हमें क्या कितना मटेरियल लगेगा 2 बिग डोम्स को कवर करने के लिए? 2 बिग डोम्स को कवर करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। मटेरियल रिक्वायर तो कितना लगेगा, 2 डोम्स है ना, तो कितना लगेगा मटेरियल 17 का आंसर। मटेरियल रिक्वायर कितने मटेरियल लगेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर है ना, तो 2 डोम्स का निकालना है। हाँ, 2 डोम्स का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या है 2.5 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, अब इन दोनों का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आया है, 22/7 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू, अब ये 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 होता है, 100 के बाद पॉइंट लग जाएगा 10.0, दैट मीन्स 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू 10 25। अब ये है ना 2.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 कैरी हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 0 लगेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 पेंडिंग रह जाएगा, फिर 0 लगाया, 7 4 जा 28 रह जाएगा, 28 का 28 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2 रह जाएगा पेंडिंग। ठीक है, 2 के बाद 0, 7 2 जा 14, 6 रह जाएगा, फिर 0। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो हम इसे 3 डिजिट तक के लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें इस 3.142 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेते हैं ना, तो क्या आंसर आएगा 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, 105, सो 105 इज 5 और 10 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 35। ठीक है, 35, तो ये 3 कैरी, 25 3 जा 75 प्लस 3 78.55 आया है, तो इसमें है ऑप्शन हाँ 78 हमारा 55 आया है। आगे अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता, तो अप्रोक्सीमेटली ये 78.57 मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। ठीक है, मैं इसका फाइनल आंसर लिख लेती हूँ 78.55, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन है। देन राइट द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पिलर। सिलेंडर पिलर कौन सा है, दीज आर सिलेंडर पिलर। इसके हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम्स निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ height of the pillar is 7 meter and radius of the base is 1.5 meter। हमें क्या निकालना है, lateral surface area of 2 pillars। इन पिलर्स के lateral surface area फाइंड आउट करनी है। इफ हाइट ऑफ द पिलर्स इज
7 मीटर हाइट है, एज क्या है हमारा 7 मीटर है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 पिलर्स की निकालनी है। ये 17 का फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड तो हमने वैसे ही देख लिया था, आसान सा था। ये थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर्स, 2 पिलर्स कितना होगा? इज इक्वल टू, अब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका 2 पिलर्स है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है और इसके 2 पिलर्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चल लिख लेते हैं। अब हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पिलर गिवन है 7 मीटर एंड रेडियस इज कितना है? रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। 1.4 मीटर हमारा रेडियस है और हमारा पाई की वैल्यू पता है तो निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाय 7 और इसका 1.4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 7, ठीक। अब इस 7 को 7 के साथ कट हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.4 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 1.4 2 3 8 4 जा 4 8 जा 32 35 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 88 प्लस 2 13 कैरी 1 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 12 123 पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा। कितना आया आंसर? 123.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 123.2 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। तो हमें क्या मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का क्या है? क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, फोर्थ वाला देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये हो गया। अब हम इस 3.5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, इसको भी डिवाइडेड बाय 7 है, और मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब इस 7 को 7 के साथ कट कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या होगा? 35 का स्क्वायर हम समझ लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225 ये हमारा 35 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, 12.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12.22/3 तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 आ जाएगा और फिर 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। आगे फिर इन 22 को 4.083 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? 4.083 मल्टीप्लाई बाय 22, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 8 2 जा 16 6 कैरी 1 1 8 8 1 6 6 और सेम वही रहेगा, 6 6 1 8 यही रहेगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 12 7 8 9 8 8 9 8 2 6 8 9 8 2 6। आंसर इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है? 8 9 8 2 6 है। डेसिमल पॉइंट किसमें लगेगा? 8 9 8 2 इज इक्वल टू 8 9 8 2 6 है। अब यहाँ पे 5 से ज्यादा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 89.83 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगा, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हम अभी उसी 17 क्वेश्चन का पार्ट 5 देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है, इसका रेशियोज निकालना है। तो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। 5th नंबर का देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इक्वल टू, हमें 1 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें 2 का निकालना है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन इसका रेशियोज निकालना है, किसके साथ रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ निकालना है। तो इसका रेशियो निकालना है, तो इसको भी कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो इसका निकालना है वॉल्यूम, लेकिन रेडियस क्या है दोनों का अलग है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 1 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड स्फीयर का कितना है 2 सेंटीमीटर रेडियस के साथ निकालना है। तो क्या होगा देखते हैं। अब इसको 2 × 2/3। अब पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करते, डायरेक्ट पाई ही लिखते हैं, क्योंकि नीचे भी पाई है, पाई का वैल्यू तो सेम होता है तो कट हो जाएगा, इंटू आर क्यूब। तो दैट मीन यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर का कितना लेना है 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 × 1 × 1। देन यहाँ पे 4/3 × पाई, और यहाँ पे आर क्यूब कितना लेना है 2 लेना है, 2 × 2 × 2। तो ये पाई विल बी कैंसल्ड, ठीक, और यहाँ से 2 विल बी कैंसल्ड। देन ये 3 विल बी कैंसल्ड, ये 2 विल बी कैंसल्ड। तो इज इक्वल टू क्या रह गया, ऊपर तो 1 रह गया, नीचे क्या रह गया, ये 4 एंड ये 2 रह गया, तो 1/8। तो हमारा रेशियो क्या होगा 1:8, रेशियो क्या होगा 1:8 होगा। तो इसमें ऑप्शन है वो, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम 80 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 8 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर, सैपलिंग दैट मीन्स छोटे छोटे पौधे, गुलमोहर के छोटे छोटे पौधे आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर इज ए triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The student are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है वहां पे उन्होंने कुछ एरिया छोड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पे सारे बाउंड्री पे एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने गुलमोहर के पौधे लगाया है। इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग ए एज ए गिवन एज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सपोज ए हमारा ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी ऑलरेडी दिया हुआ है, थोड़ा लाइट था इसलिए मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट को अगर ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, यहाँ पे तो 0 0 होता है ना ए के कोऑर्डिनेट्स, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, वेयर इज पी, हियर इज पी। पी क्या है, पार्क के बीच में ही है पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कितना हो रहा है 1 2 3 4 हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 4 हो रहा है, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट क्या हुआ 4 6 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड नंबर का ऑप्शन कौन सा है 4 6, कुछ है कहाँ पे, हाँ ये है 4 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के यहाँ पे आर पॉइंट है, ठीक है, ये दिख रहा है आर पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कितना होगा, एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ना, यहाँ पे 5,
आर का पॉइंट क्या होगा 6 5, तो यहाँ पे 6 5 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब ये डी कहाँ है, यहाँ पे आ गया डी। ठीक है, ये डी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे ये 10 हो गया, 10 तक तो हो गया, एक्स एक्सिस यहाँ पे ना 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16, एक्स एक्सिस पे क्या होगा 16, एंड वाई एक्सिस पे कितना होगा, वाई एक्सिस पे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या है 16 0, इसका भी ऑप्शन नंबर 1। अब फिफ्थ का देख लेते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी टेकन एज ओरिजिन। अगर हमने इस डी को ओरिजिन कंसिडर किया, अगर इस डी को ओरिजिन कंसिडर किया तो हमारा क्या होगा, ये सारा क्या होगा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। और ये क्या है डी का इस तरफ है, अगर इस तरफ लाइन जाती तो हमारा पॉजिटिव में आता, बट ये लाइन इस तरफ जा रही तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में अगर ये डी पॉइंट है तो इसका ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। और ये नंबर्स कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। तो क्या होगा, ये पी का पॉइंट कौन सा आ रहा है, -12 आ रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -12 आ रहा है, एंड वाई एक्सिस पे कितना होगा, वही 6 ही रहेगा, वाई एक्सिस पे 6 ही रहेगा ना, हम इस तरफ कंसिडर करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। तो क्या पॉइंट होगा पी का, -16 -12 आया ना, -12 × 6 ये पॉइंट होगा, क्या होगा -12 एंड 6 ये पॉइंट। तो हम 19 नंबर का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। राहुल इज स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इन वन संडे, फ्यू क्वेश्चंस कम टू हिज माइंड while making the kite, give answer to his questions by looking the figure। इस फिगर को गौर से देख लीजिए, इस फिगर को देख के आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो पहला है हमारा राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये जो है कि यहाँ पे जो बांध रखा है एक दूसरे को कौन से एंगल से बांध रखा है, ये राइट एंगल होगा, है ना, 90 डिग्री का हो रहा है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर दे मेकिंग राइट एंगल। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी होगा। ठीक है, नाउ विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा होगा, RHS होगा। जहां पे भी राइट एंगल फॉर्म होता है वहां पे RHS होता है ना, या साइड एंगल साइड तो नहीं होगा, ये RHS होगा। ठीक है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर द इन द रेशियोज ऑफ 4:9, करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ। अब जब ट्रायंगल्स होते हैं या 4:9 है, जो भी ट्रायंगल्स के रेशियो जो भी होता है उसका जो एरिया होता है उसका भी रेशियो वही होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो भी उसी रेशियो में आएगा, तो मीडियन भी उसी रेशियो में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसका एरिया का रेशियो भी अगर पूछा जाएगा आपको, मतलब कि उनके साइड्स के रेशियो दिए होंगे और एरिया का रेशियो पूछना है, वो पूछा होगा तो आंसर क्या होगा, वही जो रेशियो हम साइड्स के दिए होंगे वही रेशियो एरिया का होगा और वही रेशियो मीडियन का भी होगा। Now, fifth way, in a triangle, if square of in one side is equals to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. This theorem is called, suppose यहाँ पे क्या बताया गया है, a square of one side is equals to the sum of the square of other two sides. That means हमें क्या बताया गया है, C square square of one side is equals to sum of the square that means a square plus b square of other two sides। ये कौन सा थ्योरम हो गया, a square plus b square is equals to c square is equals to पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम कौन सा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। देन आगे का क्वेश्चन पूछा गया, what is the area of the kite formed by two perpendicular sticks of length 6 meter and 8 centimeter, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर के आपको स्टिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उसका एरिया निकालना है, तो हम निकालते हैं। क्या होगा,
एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द काइट इज इक्वल टू, यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई बाई d2। तो d1 और d2 क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द स्टिक्स, 1/2 इंटू 6 इंटू 8 विच इक्वल टू 8 3 जा 24 cm²। ये हो गया एरिया ऑफ द काइट। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। ड्यू टू हेवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंड एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड द मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द बिलो। ठीक है, तो ये हमारा एक फिगर फॉर्म हो रहा है, यू शेप में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड। ये वायर जो बेंड हो रहा है वो कौन से होगा, क्योंकि ये यू शेप में बेंड हो रहा है तो इसका शेप होगा पैराबोला शेप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पैराबोला। ठीक, बहुत ईजी सा है, जो भी यू शेप में जो भी फिगर फॉर्म होता है मैथमेटिकली उसे कहते हैं पैराबोला। ठीक, ना सेकंड क्वेश्चन है, 20 का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। ये शेप ऑफ द वायर है, इसे ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके कितने जीरोज हैं, यहाँ पे एक जीरो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 0, ये हो गया -1 और यहाँ पे 3 है, तो कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। कितने जीरोज है, 2 जीरोज। तो ऑप्शन नंबर है 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस जीरोज के पॉलिनोमियल क्या होंगे, जैसे मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पे -1 and 3, यहाँ पे -1 है तो है -1 and 3, ऑप्शन नंबर 2 -1 and 3। ना व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इसे हमें बताना है। तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो भी हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर हमारा अब इसमें ये जो -1 और 3 निकल आया है, ये क्या निकला है, ये निकला है हमारा अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या निकली है, बीटा की वैल्यू क्या निकली है 3। ठीक है, तो हम अगर क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, तो लिख लेते हैं x² क्या है हमारा, x² लिख लेंगे माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, तो जीरोस कौन से हैं, -1 3, -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 इंटू 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, x² माइनस ऑफ -1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रह जाएगा, इंटू एक्स प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, x², फिर यहाँ पे -2x और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा -3। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 3। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है, हाँ ये ऑप्शन है, x² माइनस 2x माइनस 3, तो ये आंसर हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ उसी का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू 1। अब जो हमने पॉलिनोमियल निकाला है, क्या निकाला है, ऊपर क्या निकाला है हमने, ऊपर की वैल्यू क्या निकाला है, x² माइनस 2x प्लस 3 निकाला है। इसमें अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, पुट करते हैं, इसी में ही हम x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू -1, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस प्लस 2 2 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू
-2 हो जाएगा, -2 और यहाँ पे माइनस साइन है तो +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 और -3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा 4 डी।